हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। COP29 जो कि हाल ही में अजरबैजान के बाकू में संपन्न हो रही है और इसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जो COP29 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29 बैठक है, ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आधारित है। अर्थात किस प्रकार से विभिन्न देश मिलकर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी बातें, तमाम बातें मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और आपको पता होगा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन कितना गहन मुद्दा हमारे सामने बनकर सामने खड़ा है और इससे बायोडायवर्सिटी और साथ में पूरे विश्व को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यदि इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं बात करता हूं तो COP29 से पहले भी पेरिस समझौते और क्योटो प्रोटोकॉल जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे सामने आए थे। क्योटो प्रोटोकॉल की हमने बात कर ली है। पेरिस समझौते के बारे में आप सभी जानते हैं। पेरिस समझौते को बेसिकली यूएसए द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिला था, या फिर यूं कहा जाए कि पेरिस समझौते को कराने में यूएसए की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारण यह था कि 2015 में जब यह मीटिंग संपन्न हुई थी तो उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट अर्थात बराक ओबामा सर, ये संवेदनशील थे बहुत ही अधिक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर। परंतु जैसे ही 2017 में 2016 के बाद डोनाल्ड ट्रंप सर इस गद्दी पर विराजमान होते हैं तो ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को एक प्रकार की धांधली मानते हैं और ये उतने ज्यादा संवेदनशील नहीं माने जाते हैं क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के प्रति। अब याद रखिएगा कि यहां पर यूएसए का कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में यहां पर चाइना का कंटेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज के इस वीडियो की यदि हम बात करते हैं तो चूंकि हाल ही में COP29 समिट अजरबैजान बाकू में संपन्न हो रही है और इसी में कुछ अहम फैसले निकल कर आते हैं, या फैसले नहीं तो कुछ दावे निकल कर आते हैं जो बताते हैं कि सर 2023 के कंपैरिजन में यदि 2024 में हो रहे कार्बन इमिशन, अब ये कार्बन इमिशन क्या होता है, तो बेसिकली जलवायु परिवर्तन के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक गैसें होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसों का भी दर्जा देते हैं। अब इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें हो, या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो, मीथेन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसलिए मेनली हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन इमिशन के लिए, कार्बन उत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो इसमें यह बताया जाए, मैं जहां पर कार्बन इमिशन वर्ड यूज करूंगा, आप इन तमाम प्रकार के गैसों के उत्सर्जन से संबंधित और साथ में जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनके उत्सर्जन से संबंधित तथ्यों को वहां पर मद्देनजर रखते हुए बातचीत करें। तो समझिएगा कि 2023 में जो कार्बन इमिशन किया गया पूरे वर्ल्ड के द्वारा, एक्चुअल में इस COP29 में जो 120 वैज्ञानिकों की समिति बनी, इस समिति ने पूरे वर्ल्ड पर अध्ययन कर यह बताया कि अब जो 2024 में होने वाला कार्बन इमिशन है यह 2023 के कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा होने वाला है। ये जो मेरे पीछे आप न्यूज देख पा रहे हैं ये द हिंदू की न्यूज है। ऐसी ही कई और न्यूज़ेस बहुत सारे आर्टिकल्स में कवर की गई हैं और ये आर्टिकल्स आपके यूपीएससी कंटेक्स्ट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि शायद आप जानते होंगे कि यूपीएससी में अब जो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये अब करंट सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पूछे जा रहे हैं। तो आपको करंट से बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ता है। तो आप इस रिपोर्ट की, अब यदि हम इस रिपोर्ट की बात करें तो 2023 में जो कार्बन इमिशन किया गया था वैश्विक स्तर पर, 2024 में इसके 0.4% बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। संभावना इसलिए क्योंकि भाई 2024 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु हाल ही में जो अध्ययन किया गया है इन अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि यदि आप 2023 की बात करेंगे तो चाइना इसमें पहले नंबर पर था, यानी कि लगभग वैश्विक स्तर पर जितना भी कार्बन उत्सर्जन हुआ था उसका अकेला 31% भाग चाइना ने उत्सर्जित किया था। भारत इसमें तीसरे नंबर पर था, लगभग 8% इसमें आया था, और यूएसए था 13% के लक्ष्य पर, यानी कि यूएसए ने 13% किया था और भारत ने 8% किया था। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि चाइना ने किया था, यानी कि वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो होने वाले कुल उत्सर्जन का लगभग 50 to 52% भाग
अकेला इन 3 देशों के द्वारा उत्सर्जित था। और बाकी और डेटा के अनुसार हम देखते हैं, यानी कि अब जो 48% बचा वो पूरे वर्ल्ड ने उत्सर्जित किया है। तो इसमें से भी जो यूरोपीय संघ के 27 देश हैं, इनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड, है ना, ये तमाम देशों को शामिल किया जाता है। ये 27 देशों के नाम हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आपको ये PDF डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने पर होगा ये भाई कि आपको पूरा का पूरा एज अ कंटेंट, है ना, यानी कि जो नोट्स बनाने की समस्या है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। और साथ में इसको आप पढ़कर, इत्मीनान के साथ पढ़कर, आप इजी मैनर में इसके नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। लिखेंगे कहां पर, ये कहां पर काम आने वाला है, तो जहां पर भी आप ये जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन के बारे में पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, वहां पर इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। या फिर जहां पर भी आप जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयासों में COP सम्मेलन के बारे में लिखते हैं, तो COP 28 तक का डेटा आपके पास होगा। COP 29 से आप इसको वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। COP 29 के बारे में तमाम डेटा, यानी कि कहां पर हो रहा है, इसका क्या लक्ष्य है, किस देश ने इस पर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, ये तो होना ही है, ये डेटा तो होगा ही, ये इंपॉर्टेंट भी है। परंतु अब जो दावे किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये रिपोर्ट है एक प्रकार की, तो ये तमाम बातें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसको आप यहां से डाउनलोड कर लें भाई, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से, और अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन करने का प्रयास करें। अब आप समझिएगा कि यूरोपीय संघ द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है ये 7% के समथिंग है। तो इन तमाम डेटा के आधार पर यह बताया जा रहा है कि भाई कोयला, तेल और साथ में गैस के द्वारा होने वाला जो जीवाश्म उत्सर्जन है ये 2023 के कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा होगा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, ये तो खबर है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि भाई यदि उत्सर्जन बढ़ गया, उत्सर्जन हो गया, हम कंट्रोल कर लेंगे आने वाले समय में, या फिर आने वाले समय में 2024 में कर लेते हैं उत्सर्जन, 2025 में हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो इसमें समस्या क्या है? और यदि समस्या है तो COP 29 अभी हो रहा है, COP 30 भी होगा। COP 30 में आप ये मुद्दा उठा लेना भाई। कारण क्या है कि 2024 आप पाएंगे कि बहुत ही ज्यादा उठापटक से संबंधित एक ईयर माना जा रहा है। कारण यह है भाई इसी समय आपको विभिन्न प्रकार के वॉर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स है वो देखने के लिए मिल रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ देशों के द्वारा उत्सर्जन किया गया हो जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ रहा हो। अब यह मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ है और COP 29 जैसी इंपॉर्टेंट समिट में यह दावा इसलिए किया जा रहा है कि सर यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो जो पेरिस समझौता था जिसमें यह बोला गया था कि भाई 2100 आते आते तक, अर्थात अभी हम 2024 में हैं, तो जब 2100 ईस्वी आएगी तो इस समय आते आते तक आप पृथ्वी का तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, अर्थात इसको आप इससे कम ही रखेंगे। और हाल ही में हुई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो 2024 ईयर है हमारा, ये सबसे ज्यादा, यानी कि अभी तक का इस सदी का सबसे हॉटेस्ट ईयर बनकर सामने आया है। यानी कि हमने इसमें इतना जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन किया, इतना ज्यादा हमने केमिकल एक्टिविटीज की, इतना ज्यादा हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की कि 2024 सबसे गर्म ईयर के रूप में जाना जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विभिन्न प्रकार के डेटा कह रहे हैं। जिस प्रकार से ये तमाम डेटा एक ऑथेंटिक आर्टिकल में पब्लिश किए गए हैं, उसी प्रकार यह डेटा भी ऑथेंटिक आर्टिकल में पब्लिश हुआ है। आई थिंक आपने 2-3 महीने पहले भी यह न्यूज सुनी होगी कि 2024 को हॉटेस्ट ईयर का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा कि इस पूरे के पूरे आर्टिकल में कुछ डेटा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2023 में जो वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन किया गया था, इसमें विभिन्न देशों का क्या क्या योगदान था। जैसे मैंने चाइना, USA, इंडिया और साथ में यूरोपियन यूनियन की बात की है। इनके बाद याद रखो कि पूरी की पूरी दुनिया का जो परसेंटेज था ये 41% था, जबकि इन तमाम देशों का परसेंटेज लगभग 59% था। मैंने पीछे 52% बोला था, उसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ये 59% के समथिंग था। इज दैट क्लियर? नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में भाई वो आने लगते जवाब, क्योंकि इसमें वो गलत नहीं था, इसमें यूरोपीय यूनियन का भी मैंने परसेंटेज जोड़ दिया है, दैट इज वाई ये इतना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आप यहां पर ध्यान रखो कि 2023 में जो CO2 एमिशन हो रहा था, यदि इसको हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये 1.3 टन था। और यदि हम इसको पूरे वर्ल्ड में बांटते हैं तो चाइना में जब आप देखोगे तो 2.3 था, अमेरिका में सबसे ज्यादा था प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका को क्रिटिसाइज किया जाता है और भारत
अमेरिका द्वारा भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई आप अपने यहाँ देखो, हमारे यहाँ कार्बन एमिशन कितना है, भारत में कार्बन एमिशन कितना है। ठीक है, हम ये दावा ठोकते हैं कि यहाँ यूएसए में कार्बन एमिशन हमसे ज्यादा है, परंतु ये 0.6%, यानी कि भाई एक प्रकार से, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि अमेरिका का कार्बन एमिशन प्रति व्यक्ति ज्यादा है और हमारे यहाँ ये कम है। भारत बोलता है कि भाई आपके यहाँ कार्बन एमिशन ज्यादा है, यूएसए बोलता है, ये यदि आप तार्किक गणना के हिसाब से देखेंगे तो ये भारत में ज्यादा है। कारण क्या है कि यदि आप अमेरिका की पॉपुलेशन और साथ में आप भारत की पॉपुलेशन को यदि कंपेयर करते हैं तो नो डाउट कि भारत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आफ्टर इसके बाद आता है चाइना, यानी कि भारत और इंडिया ये दो ऐसे देश हैं जिनका कार्बन उत्सर्जन स्वतः ही ज्यादा हो जाता है, भले ही प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन का कम हो। कारण क्या है भाई, ये 150 मिलियन के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, 1.50 करोड़ आती है इनकी पॉपुलेशन। ठीक है, लगभग 142 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है अकेली। ठीक है, इसके बाद 141 करोड़ के समथिंग चाइना की पॉपुलेशन आती है। मतलब कि यदि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की लगभग 30% पॉपुलेशन दो देशों में विद्यमान है। तो आप भले ही ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम है, पर जब इस प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को आप एक डेटा के अनुसार देखें, एक कंबाइंड डेटा के अनुसार देखें, तो ये बहुत ज्यादा निकल कर आता है। यूएसए के डेटा उतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि चिंताजनक नहीं है, परंतु उतना ज्यादा चिंताजनक नहीं है। कारण यह है कि वहां की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है भारत के कंपैरेटिवली यदि देखा जाए। इसलिए यूएसए द्वारा हमेशा भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है और इसका उत्तर भारत अब जिस भी प्रकार से दे, परंतु इस COP29 में ये जो 4 देश हैं, मेनली इनकी बात की गई है, यूएसए, भारत और साथ में चाइना और यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपीय यूनियन की। और इसके आधार पर ये जो मैंने बताया था पीछे कि ग्लोबल कार्बन बजट अर्थात GCB, जो कि 120 वैज्ञानिकों का एक समूह है, के द्वारा यह गणना की जा रही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि भाई अब नीचे और भी डेटा है, आप इसको जब डाउनलोड करेंगे PDF को तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अब पेरिस समझौते में जो बात कही गई थी और बोला गया था कि भाई आप कार्बन एमिशन कम करेंगे जिससे ये जो वायुमंडल में CO2 की सांद्रता है इसमें कमी आ जाए, तो लगातार आप देख रहे हैं कि 2024 में ये CO2 की सांद्रता और अधिक बढ़ गई थी। सांद्रता को आप इस प्रकार से समझ लें कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में आपने 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब यदि मान लीजिए पानी में आपको शुगर की सांद्रता बढ़ानी है तो इसके लिए आप 2 चम्मच को आप 4 चम्मच कर देंगे भाई, तो इससे क्या होगा, पानी में शुगर की सांद्रता बढ़ गई। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और तमाम प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं, इनके द्वारा वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बहुत अधिक बढ़ रही है। और ये CO2 एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन के जलने से प्राप्त आपको एक प्रकार से कार्बन की पूर्ति ये कर रहा है। और ये पूर्ति पॉजिटिव कंटेक्स्ट में नहीं है, नेगेटिव कंटेक्स्ट में है। तो यहां बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और तमाम प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसके कारण 2024 के डेटा के अनुसार यहां जो CO2 की सांद्रता है वायुमंडल में ये लगभग 422.5 ppm। अब ppm क्या होता है, पार्ट्स प्रति मिलियन। ये सांद्रता को मापने की इकाई है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मापन इसके द्वारा किया जाता है। और पूर्व औद्योगिक स्तर से यदि हम देखें तो ये 52% तक ज्यादा है, यानी कि ये बहुत ज्यादा है। और यदि ऐसा चलते रहा तो फिर ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के ग्लोबल सिस्टम इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर पियरे फाइले, यानी कि ये जो नाम है आप इसको देख लीजिएगा अभी, है ना, इनका ये बयान है। और इन्होंने बोला है इनडायरेक्टली कि सर COP29 में जो वैश्विक नेताओं का या फिर विश्व नेताओं का सम्मेलन हो रहा है, इसमें इस पूरे मुद्दे को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 2100 में जो डेटा हमने तैयार किया हुआ है, यानी कि 2.0 डिग्री सेल्सियस का जो हमने लक्ष्य बनाया है कि इससे ज्यादा हम पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ाएंगे, हम इसके नजदीक बहुत पहले पहुंच रहे हैं। यानी कि लगभग 70 वर्ष अभी बाकी हैं, 75 ईयर बाकी हैं, और हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी का तापमान बढ़ा चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। और यदि ऐसा चलता रहा तो वह क्षण दूर नहीं होगा जब हम ये पाएंगे कि भाई पेरिस समझौता बहुत पहले ही फेल हो गया। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के लिए 2008 से 2012 तक का समय निर्धारित किया गया था, पर 2005 में हमको मालूम चल गया था कि ये फेल हो गया है भाई।
है ना। तो ये इनका भी कहना है कि यदि हमने ऐसा नहीं किया, इस ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया, तो वह समय भी बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा जब हम इस 2100 के लक्ष्य को बहुत पहले ही पूरा कर लेंगे, यानी कि 2050 के आते आते तक हम पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ा देंगे। और वर्तमान कंटेक्स्ट में भी यदि आप देखेंगे तो यह यथार्थ रूप में सत्य होते हुए आपको नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपके सिलेबस का पार्ट है और इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करने का प्रयास करें। नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से जाकर इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। यदि आप 2025, 2026 या 2027 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, 2025 में, 26 में या 27 में यूपीएससी एग्जाम को फेस कर रहे हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके कैसे, तो कमेंट सेक्शन में दिया गया जो लिंक है वहां पर, लिंक में आप डायरेक्ट क्लिक करें, वेबसाइट पर आप पहुंचेंगे, वहां बाय नाउ का ऑप्शन होगा। यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो, या फिर आपको बुक सेट चाहिए हो तो भी आप मुझे चैट के ऑप्शन में जाकर, जो मेरा ग्रुप है वहां पर चैट का ऑप्शन होगा, वहां पर जाकर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहां जाकर आप ये कोर्स भी परचेस कर सकते हैं विथ AKV लाइव कोड। AKV लाइव कोड का इसलिए यूज करना है भाई क्योंकि आपको मेरी मेंटरशिप, फ्री NCERT प्रोग्राम्स और तमाम प्रकार की सुविधाएं इस कोड के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। और मुझे मालूम भी चल पाएगा कि वाकई में हाँ, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।